वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम आईस 12 इनकम टैक्सेस में डेफर टैक्स का टॉपिक कवर करेंगे। इस टॉपिक के अंदर हम 8 आइटम्स कवर करेंगे। सबसे पहले कैरिंग अमाउंट एंड टैक्स बेस का डिफरेंस भी समझेंगे और इसमें कॉमन पॉइंट क्या है उसको भी देखेंगे। फिर टैक्स बेस ऑफ एन एसेट को कैलकुलेट करेंगे। सिमिलरली लाइबिलिटी की टैक्स बेस कैलकुलेट करेंगे। देन टेम्परेरी डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करना है, इधर एज टैक्सेबल और डिडक्टेबल। देन मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। देन डेफर टैक्स लाइबिलिटीज़ को जो रिकग्नाइज करना है उसमें कौन सी चीज़ें रिकग्निशन में इंक्लूड करनी है और कौन सी इसकी एक्सेप्शंस हैं। देन सिमिलरली डेफर टैक्स एसेट की रिकग्निशन को डिस्कस करेंगे विद एक्सेप्शंस। और फिर रीअसेसमेंट ऑफ अनरिकग्नाइज्ड डेफर टैक्स एसेट के पॉइंट को भी डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल। सो कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस की बात करें तो कैरिंग अमाउंट की डेफिनेशन फ्रेमवर्क के 5.1 में दी हुई है कि द अमाउंट एट विच एन एसेट अ लायबिलिटी और इक्विटी इज recognized इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज पर IFRS इज रेफर्ड टू एज इट्स कैरिंग अमाउंट। तो बेसिकली वैसे तो डिफरेंट स्टैंडर्ड में आपको कैरिंग अमाउंट की डिफरेंट डेफिनेशन मिलेगी। जैसे I-16 में कैरिंग अमाउंट की डेफिनेशन है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में है, कि कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉसेस। इसी तरीके से इन्वेंट्री के लिए जो कैरिंग अमाउंट है दैट इज़ लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV। तो लाइबिलिटीज़, कई लाइबिलिटीज़ के लिए जो कैरिंग अमाउंट है वो प्रेजेंट वैल्यू है, कुछ के लिए फेयर वैल्यू है। तो कैरिंग अमाउंट डिफरेंट जो हैं वो बताई गई हैं डिफरेंट स्टैंडर्ड के अंदर, बट अल्टीमेटली IFRS के मुताबिक आप एसेट, लाइबिलिटी या इक्विटी को जिस अमाउंट पर प्रेजेंट कर रहे होते हैं, कैरी कर रहे होते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, उसको हम कैरिंग अमाउंट कहते हैं। अब टैक्स बेस क्या है, ये I-12 में डिफाइन किया गया है कि टैक्स बेस ऑफ एन एसेट और लाइबिलिटी इज द अमाउंट एट्रीब्यूटेड टू दैट एसेट और लाइबिलिटी फॉर टैक्स पर्पजेस। यानी कैरिंग अमाउंट भी एसेट और लाइबिलिटी की अमाउंट है, टैक्स बेस भी एसेट और लाइबिलिटी की अमाउंट है, लेकिन कैरिंग अमाउंट IFRS के मुताबिक है और टैक्स बेस जो है वो टैक्स पर्पजेस के मुताबिक है। जब कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस के इक्वल होती है तो कोई मिसमैच नहीं होता, कोई टेम्परेरी डिफरेंस नहीं अराइज हो रहा होता और ना ही इसकी वजह से कोई डेफर टैक्स अराइज होता है। लेकिन अगर कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस मैच ना कर रही हो तो इसका मतलब है कि एक मिसमैच है, कि अकाउंटिंग में डिफरेंट वे में अकाउंटिंग की गई है और टैक्स के अंदर डिफरेंट वे में उसको डील किया गया है, जिसकी वजह से टेम्परेरी डिफरेंस राइज होता है और मोस्टली उसकी वजह से डेफर टैक्स राइज होता है। मोस्टली का वर्ड मैंने इसलिए यूज़ किया क्योंकि कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जब टेम्परेरी डिफरेंसेस होते हैं लेकिन हम उनकी बेस पर डेफर टैक्स को रिकग्नाइज नहीं कर रहे होते। तो अदर देन दोज एक्सेप्शन जो है टेम्परेरी डिफरेंस होगा तो डेफर टैक्स भी रिकग्नाइज हो रहा होगा। इसमें ये पॉइंट भी एक याद रखने की ज़रूरत है कि कुछ आइटम्स ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी टैक्स बेस हो लेकिन उनकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कोई वैल्यू ना हो, यानी उन्हें रिकग्नाइज नहीं कर रहे। जैसे एक एंटिटी जो है रिसर्च की कॉस्ट इनकर करती है और अकाउंटिंग के अंदर तो उसको हम एक्सपेंस बना देते हैं I-38 के मुताबिक कि जी हमारा रिसर्च जो है, रिसर्च फेज से रिलेटेड जो है एक्सपेंस उसको हमने प्रॉफिट और लॉस में चार्ज करना है। लेकिन लेट्स से कि टैक्स अथॉरिटीज उस रिसर्च कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन अलाउ करती हैं और उसे वो ओवर 5 ईयर्स, ओवर 10 ईयर्स लेट्स से कि कहती हैं कि आप इसे अमोर्टाइज करें। तो टैक्स की नज़र के रूल्स के मुताबिक उस रिसर्च का एक एसेट है और उसकी एक टैक्स बेस है, लेकिन अकाउंटिंग के रूल्स के मुताबिक उसकी कोई रिकग्निशन नहीं है, उसे हम एसेट के तौर पर रिकग्नाइज नहीं कर रहे हैं, हमने तो सारी की सारी अमाउंट एक्सपेंस बना दी है। तो इट इज़ पॉसिबल कि टेम्परेरी डिफरेंसेस की वजह से राइज हो रहा हो कि एक एसेट जीरो पर शो हो रहा है IFRS के मुताबिक, लेकिन टैक्स लॉ के मुताबिक उसकी टैक्स बेस है। टैक्स बेस ऑफ एन एसेट की बात करेंगे तो इसमें एक सिंपल कॉन्सेप्ट अगर आप जहन में रखें टैक्स बेस को कैलकुलेट करने का, वैसे तो इसका मतलब ये है कि एक एसेट की वैल्यू टैक्स रूल्स के मुताबिक क्या है। लेकिन अगर हम इसमें एक सिंपल कॉन्सेप्ट रख लें कि अगर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स टैक्सेबल हैं तो टैक्स बेस इक्वल होगी फ्यूचर डिडक्शंस जो टैक्स पर्पजेस के लिए हमें उस एसेट पे मिलेंगी। जैसे एक एसेट की जो फ्यूचर में टैक्स लॉ के मुताबिक हमें डेप्रिसिएशन अलाउ होगी, या उस एसेट से रिलेटेड जब हम उसको सेल करेंगे तो जो उसकी कॉस्ट हमें जो है सेल प्राइस के अगेंस्ट एडजस्ट करने के लिए अवेलेबल होगी, तो वो फ्यूचर डिडक्शन है फॉर टैक्स पर्पजेस। और इसी तरह अगर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स टैक्सेबल ना हो, यानी जो उस एसेट से रिलेटेड हमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिल रहे हैं उन पे टैक्स नहीं लगना, मे बी बिकॉज एग्जाम्प्ट है या मे बी बिकॉज जो है ऑलरेडी उस पर टैक्स लग चुका है, उससे रिलेटेड जो है गवर्नमेंट टैक्स ले चुकी है, तो फिर टैक्स बेस जो है वो कैरिंग अमाउंट के इक्वल होगी। यानी
उसमें फिर हम कहेंगे कि कोई टेम्परेरी डिफरेंस राइज नहीं हो रहा। यहाँ पर जब हम इकोनॉमिक बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं तो ये वो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं दैट विल फ्लो टू एन एंटिटी व्हेन इट रिकवर्स द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट। यानी एसेट की जो कैरिंग अमाउंट है वो एंटिटी दो तरीके से रिकवर करती है, या तो आप उसे सेल करके रिकवर कर रहे होते हैं या आप उसे यूज़ करके रिकवर कर रहे होते हैं। तो इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो एसेट की कैरिंग अमाउंट की रिकवरी से आए, मतलब उसके यूज़ और सेल के थ्रू। अब इसमें हम एक एग्जाम्पल यूज़ कर लेते हैं। Calculate the tax base for each of the following assets separately. A machine cost ₹100. For tax and accounting purposes, depreciation of ₹30 has already been deducted in the current and prior period, and remaining cost will be deductible for tax purposes in future periods. अब जो मशीन को आप इस्तेमाल करेंगे, उससे प्रोडक्ट बनाएंगे, उसको सेल करेंगे, तो आपका एक रेवेन्यू आएगा उस पर। जो नॉर्मल हमारी कह लें कि इम्प्लाइड अंडरस्टैंडिंग है वो तो यही होगी कि जब आपका रेवेन्यू आएगा तो उस पर टैक्स भी लगेगा। तो कोई क्वेश्चन अनलेस कि आपको ये बताए कि इनकम जो है वो एग्जेम्प्ट है, हम उसे ये समझेंगे कि जो इनकम है वो टैक्सेबल है। तो जो मशीन की वजह से रेवेन्यू राइज हो रहा होगा उस पर टैक्स लग रहा होगा, तो इस मीन्स के फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर टैक्सेबल। तो फ्यूचर डिडक्शन हमें क्या मिलेगी? फ्यूचर डिडक्शन मिलेगी हमें रिमेनिंग कॉस्ट की। सो हमारी टैक्स बेस होगी 100 में से 30 निकाल दें तो 70 की फ्यूचर में डिडक्शन मिलनी है, हमारी टैक्स बेस 70 है। एक और सिनेरियो देखते हैं। इंटरेस्ट रिसीवेबल हैज़ अ कैरिंग अमाउंट ऑफ ₹100। द रिलेटेड इंटरेस्ट रेवेन्यू विल बी टैक्स्ड ऑन अ कैश बेसिस, यानी फ्यूचर में टैक्स लगेगा। वंस अगेन सेम सिनेरियो है। तो जब हमें इंटरेस्ट रिसीव होगा तो हमें बेसिकली डिडक्शन क्या मिलेगी? इंटरेस्ट से रिलेटेड तो कोई ऐसा एक्सपेंस नहीं है जो अलाउ किया जाए टैक्स के अंदर। आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ, आपको पैसे मिल गए, लेकिन उसके अगेंस्ट आपका जो कॉस्ट है वो तो कोई भी अलाउ नहीं हो रही होगी। तो हमें जो फ्यूचर डिडक्शन है वो नील हैं, तो टैक्स बेस भी नील कंसीडर होगी। कुछ और सिनेरियोस देखते हैं। ट्रेड रिसीवेबल हैव कैरिंग अमाउंट ऑफ ₹100। द रिलेटेड रेवेन्यू हैज ऑलरेडी बीन इंक्लूडेड इन टैक्सेबल प्रॉफिट। यानी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो हैं उन पे टैक्स नहीं लगेगा। जब आपको फ्यूचर में पैसे मिलेंगे तो टैक्स इसलिए नहीं लगेगा कि ऑलरेडी टैक्स लग चुका है। तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर नॉट टैक्सेबल। तो यहाँ पे हमारी टैक्स बेस कैरिंग अमाउंट के इक्वल होगी। कैरिंग अमाउंट 100 है तो टैक्स बेस भी 100 होगी। एक और सिनेरियो देखते हैं। डिविडेंड रिसीवेबल फ्रॉम अ सब्सिडरी हैव अ कैरिंग अमाउंट ऑफ ₹100। द डिविडेंड्स आर नॉट टैक्सेबल। तो टैक्सेबल नहीं है तो टैक्स बेस इज इक्वल टू कैरिंग अमाउंट होगी, दैट इज ₹100। एक और सिनेरियो देखते हैं। लोन रिसीवेबल हैज अ कैरिंग अमाउंट ऑफ ₹100। द रीपेमेंट ऑफ द लोन विल हैव नो टैक्स कंसिक्वेंस। नो टैक्स कंसिक्वेंसेज मीन्स के फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स उसके टैक्सेबल नहीं है। जब आपको लोन रिसीवेबल है, जब लोन के पैसे प्रिंसिपल अमाउंट वापस मिलेगी तो उस पर तो कोई आपको टैक्स नहीं लगना। तो फ्यूचर जो आपके उससे रिलेटेड इकोनॉमिक बेनिफिट है वो टैक्सेबल नहीं है। तो कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट ही टैक्स बेस होगी। तो कैरिंग अमाउंट 100 है तो टैक्स बेस भी 100 होगी। टैक्स बेस ऑफ लाइबिलिटी को डिस्कस करते हैं। तो लाइबिलिटीज़ को हम दो कैटेगरीज में क्लासिफाई कर लेंगे, एक अनअर्न्ड रेवेन्यू, एक अदरवाइज। अनअर्न्ड रेवेन्यू की सूरत में हमारा टैक्स बेस का फार्मूला होगा कैरिंग अमाउंट माइनस अमाउंट नॉट टैक्सेबल इन फ्यूचर। अब अमाउंट फ्यूचर में टैक्सेबल क्यों नहीं होगी? इसकी दो वजूहत हो सकती हैं। एक तो ये कि शायद वो अमाउंट जो है एग्जेम्प्ट हो, एग्जेम्प्ट इनकम होगी जिस पर टैक्स लगना ही नहीं है, तो इस वजह से वो फ्यूचर में उस पर हमें टैक्स नहीं देना पड़ रहा होगा। दूसरा ये हो सकता है कि क्योंकि उस पर हम ऑलरेडी टैक्स दे चुके हों तो फ्यूचर में अब टैक्स नहीं लगेगा। तो फॉर टू रीजंस देयर मे बी अमाउंट नॉट टैक्सेबल इन फ्यूचर। अनअर्न्ड रेवेन्यू के अलावा जो लाइबिलिटीज होती हैं उनके लिए हमारा टैक्स बेस का फार्मूला होगा कैरिंग अमाउंट माइनस फ्यूचर डिडक्शन फॉर टैक्स पर्पजेज। तो कैरिंग अमाउंट में से जो फ्यूचर हमें डिडक्शन उस पर मिलनी है वो माइनस कर देंगे, तो जो नेट अमाउंट होगी वो टैक्स बेस होगी। इस पर एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। कैलकुलेट द टैक्स बेस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग लाइबिलिटी सेपरेटली। सबसे पहले है करंट लाइबिलिटीज इंक्लूड इंटरेस्ट रेवेन्यू रिसीव्ड इन एडवांस। तो ये अनअर्न्ड रेवेन्यू हो गया विद अ कैरिंग अमाउंट ऑफ ₹100। द रिलेटेड इंटरेस्ट रेवेन्यू वाज टैक्स्ड ऑन अ कैश बेसिस ऑलरेडी। तो ऑलरेडी टैक्स लग चुका है तो फ्यूचर में तो टैक्स नहीं लगना। तो इसका मतलब है कि अगर हम कहें कि जी हमारी कैरिंग अमाउंट 100 है तो अमाउंट नॉट टैक्सेबल इन फ्यूचर भी 100 ही है जी, क्योंकि ऑलरेडी टैक्स दे चुके हैं तो नॉट टैक्सेबल अमाउंट भी 100 है। तो 100 माइनस 100 हमारी टैक्स बेस नील होगी। नेक्स्ट है करंट लाइबिलिटीज इंक्लूड डेफर्ड ग्रांट इनकम विद अ कैरिंग अमाउंट ऑफ ₹100।
द रिलेटेड ग्रांट इनकम इज एग्जाम्प्ट, इज नॉट टैक्सेबल। तो अमाउंट नॉट टैक्सेबल इन फ्यूचर भी हमारी 100 है, 100 माइनस 100 नील टैक्स बेस होगी। थर्ड सिनेरियो है करंट लाइबिलिटीज इंक्लूड सर्विस रेवेन्यू रिसीव्ड इन एडवांस with a carrying amount of rupees 100, the related service revenue shall be taxed next year on accrual basis। अब ये अमाउंट नॉट टैक्सेबल इन फ्यूचर नहीं है, ये अमाउंट टैक्सेबल है, तो माइनस नहीं होगी ये अमाउंट। तो आप बेसिकली कैरिंग अमाउंट में से कुछ भी माइनस नहीं कर रहे होंगे क्योंकि ये अमाउंट तो टैक्सेबल है इन फ्यूचर। तो अमाउंट नॉट टैक्सेबल इन फ्यूचर होती तो लेस करते, अमाउंट टैक्सेबल इन फ्यूचर है तो लेस नहीं करेंगे। तो 100 माइनस 0 वुड बी रुपीज 100, यहाँ पे टैक्स बेस हमारी 100 होगी, यानी इक्वल टू कैरिंग अमाउंट आ रही है। फर्दर एग्जांपल देखते हैं टैक्स बेस ऑफ अ लायबिलिटी के लिए। करंट लायबिलिटीज इंक्लूड एक्रूड एक्सपेंसेस with a carrying amount of rupees 100, the related expense will be deducted for tax purposes on a cash basis। accrued expense को हम कब पे करेंगे? फ्यूचर में। तो कैश बेसिस का मतलब ये है कि फ्यूचर में हम पेमेंट कर रहे होंगे और फ्यूचर में ही हमें वो एक्सपेंस डिडक्शन के लिए ला होगा। तो टैक्स बेस जो है वो कैरिंग अमाउंट माइनस फ्यूचर डिडक्शन फॉर टैक्स पर्पज के लिए अप्लाई होगी। तो हमें फ्यूचर डिडक्शन भी 100 की मिलनी है, 100 माइनस 100 हमारी टैक्स बेस नील आ जाएगी। Current liabilities include accrued expenses with a carrying amount of rupees 100, the related expense has already been deducted for tax purpose। तो ऑलरेडी डिडक्शन मिल चुकी है तो फ्यूचर में तो डिडक्शन नहीं मिलनी, तो ये अमाउंट हमारी 0 हो जाएगी। 100 माइनस 0 0 की टैक्स बेस आ जाएगी। नेक्स्ट है करंट लाइबिलिटीज इंक्लूड एक्रूड फाइन्स एंड पेनल्टी विद अ कैरिंग अमाउंट ऑफ रुपीज 100, फाइन्स एंड पेनल्टीज आर नॉट डिडक्टेबल फॉर टैक्स पर्पजेस, क्योंकि वो डिसअलाउड है। तो वो ना पहले आपको डिडक्शन मिली है ना बाद में डिडक्शन मिलेगी, तो फ्यूचर डिडक्शन फॉर टैक्स जो है वो आपकी 0 ही है। तो कैरिंग अमाउंट माइनस 0 वुड बी इक्वल टू कैरिंग अमाउंट, तो टैक्स बेस 100 माइनस 0 रुपीज 100 ही आ जाएगी। नेक्स्ट है लोन पेबल हैज अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 100, द रीपेमेंट ऑफ द लोन विल हैव नो टैक्स कंसिक्वेंस, यानी कोई फ्यूचर टैक्स डिडक्शन नहीं मिलेगी। वंस अगेन 0 है फ्यूचर डिडक्शन, तो कैरिंग अमाउंट माइनस 0 वुड बी इक्वल टू कैरिंग अमाउंट, तो टैक्स बेस भी 100 है और कैरिंग अमाउंट भी 100 है इन दैट केस। अब हम टेम्परेरी डिफरेंसेस की बात करते हैं। तो टेम्परेरी डिफरेंसेस को स्टैंडर्ड में बड़ा सिंपली डिफाइन किया गया कि इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कैरिंग अमाउंट एंड टैक्स बेस। तो किसी भी एसेट या लायबिलिटी की कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस के दरमियान जो डिफरेंस है उसे हम टेम्परेरी डिफरेंस कहते हैं। अब टेम्परेरी डिफरेंस दो किस्म के होते हैं, एक को हम कहते हैं टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। इन शॉर्ट ये ऐसे टेम्परेरी डिफरेंस होते हैं जिनकी वजह से फ्यूचर में टैक्सेबल अमाउंट रिजल्ट करेंगे, यानी जिनकी वजह से फ्यूचर में हमें टैक्स देना पड़ेगा, हमें टैक्स की लायबिलिटी इनकर होगी, टैक्स की पेमेंट करनी पड़ेगी, या इन अदर वर्ड्स आप कह लें कि जो आपका टैक्स की अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो विच आर टेम्परेरी डिफरेंस दैट विल रिजल्ट इन टैक्सेबल अमाउंट इन डिटरमिनिंग टैक्सेबल प्रॉफिट और लॉस ऑफ फ्यूचर पीरियड व्हेन द कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट और लायबिलिटी इज रिकवर्ड और सेटल्ड। और दूसरी टाइप जो है उसे डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस कहते हैं, यानी ऐसे टेम्परेरी डिफरेंस जब वो फ्यूचर में उनसे रिलेटेड एसेट और लायबिलिटी जो है वो रिकवर या सेटल होंगे तो हमें टैक्स में कमी होगी, हमें कोई डिडक्शन अलाउ होगी या हमें टैक्स में कोई सेविंग मिलेगी। तो बेसिकली टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस मीन्स मोर टैक्स एंड डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस मीन्स लेस टैक्स इन द फ्यूचर। सो इसके लिए एक सिंपल गाइड भी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, इसको फॉलो करके आप बहुत क्विकली कैलकुलेशन कर सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि फ्यूचर में इस टेम्परेरी डिफरेंस की वजह से टैक्स ज़्यादा लगेगा या कम लगेगा। तो वो गाइड हम शेयर कर लेते हैं। एसेट अगर हो और उसकी कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस से ज़्यादा हो तो ये टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस होगा, इसकी वजह से डेफर टैक्स लायबिलिटी बनेगी। और अगर कैरिंग अमाउंट कम होगी तो अपोजिट है कि डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस होगा और डेफर टैक्स एसेट बनेगा। अब इसकी लॉजिक ये है कि कैरिंग अमाउंट ज़्यादा होने का मतलब ये क्यों है कि फ्यूचर में ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। कैरिंग अमाउंट अगर आपके एक एसेट की 100 है और टैक्स बेस उसकी 80 है तो उससे हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 100 का बेनिफिट आएगा, जबकि टैक्स वाले उस 100 के बेनिफिट के अगेंस्ट हमें जो अलाउ करेंगे डिडक्शन वो तो टैक्स बेस के इक्वल करेंगे, तो दैट वुड बी जस्ट 80। तो 20 का जो एक्स्ट्रा हमारा बेनिफिट आ रहा होगा उस पर हमें टैक्स देना पड़ जाएगा। तो इस वजह से ये टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस है और इसकी वजह से हमारी डेफर टैक्स लायबिलिटी राइज होगी, और अपोजिट केस में डेफर टैक्स एसेट। लायबिलिटीज में कैरिंग अमाउंट इज ग्रेटर देन टैक्स बेस तो हमारा डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस होगा और डेफर टैक्स एसेट राइज होगा।
अब कैरिंग अमाउंट इज़ ग्रेटर देन टैक्स बेस का कॉन्सेप्ट ये है कि हमने एक लाइबिलिटी रिकॉर्ड की हुई है लेट से 50 पे, और टैक्स वाले उसको नहीं मानते, वो कहते हैं ज़ीरो की है अभी। लेकिन जब हम वो लाइबिलिटी सेटल करेंगे और पेमेंट करेंगे तो ऑन कैश बेसिस टैक्स वाले हमें उसकी डिडक्शन अलाउ कर देंगे। उस डिडक्शन के अलाउ होने से हमारी जो टैक्स की अमाउंट है वो रिड्यूस होगी, हमें टैक्स में बेनिफिट मिलेगा। तो इस वजह से ये डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस है, उसको डेफर्ड टैक्स एसेट के तौर पर रिकग्नाइज करते हैं, और अपोजिट केस में डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी बनेगी ड्यू टू टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। तो ये आपने 4 रूल्स के कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस के कंपैरिजन एसेट और लाइबिलिटी के लिए डिफरेंट रूल्स हैं। तो एसेट के रूल्स भी याद रखने और लाइबिलिटीज़ के रूल्स भी याद रखने। तो वंस यू प्रॉपरली कैलकुलेट द टैक्स बेस, फिर आपने जस्ट ये रूल्स अप्लाई करने हैं, एंड द रेस्ट वुड बी जस्ट अप्लाइंग द टैक्स रेट, और आपका डेफर्ड टैक्स का क्वेश्चन जो है 80 to 90% सॉल्व हो जाता है। मेजरमेंट की बात करें तो सिमिलर टू करंट टैक्स, सेम रूल्स जो हैं वो डेफर्ड टैक्स के लिए हैं कि डेफर्ड टैक्स एसेट एंड लाइबिलिटीज शैल बी मेजर्ड एट द रेट टैक्स रेट्स दैट आर एक्सपेक्टेड टू अप्लाई टू द पीरियड व्हेन द एसेट इज रियलाइज्ड और द लाइबिलिटी सेटल्ड। अगर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि एक लाइबिलिटी आफ्टर 5 ईयर सेटल होगी, तो उस टाइम पर जो टैक्स रेट होगा उसको यूज करना है हमने, जो एक्सपेक्टेड होगा बेस्ड ऑन टैक्स रेट्स एंड टैक्स लॉस दैट हैव बीन इनेक्टेड, यानी वो लॉ बन चुके हों, हमारी जस्ट एक्सपेक्टेशन ना हो। आपने जो टाइम पीरियड लेना है वो अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से लेना है, लेकिन जो आपने टैक्स रेट्स और टैक्स लॉज यूज करने हैं वो करने हैं जो ऑलरेडी लॉ बन चुके हैं कंप्लीटली और सब्सटेंटिवली बाय द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड। अगर रिपोर्टिंग पीरियड के बाद कोई चेंज आता है टैक्स रेट के अंदर, टैक्स लॉ के अंदर, और उसकी वजह से आपकी डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी इंक्रीज या डिक्रीज होती है, तो वो IAS 10 के मुताबिक नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट होगा, और उसको आप कंसीडर करेंगे इफ इट इज़ मटीरियल और नॉट, और अकॉर्डिंगली IAS 10 अप्लाई करेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि डेफर्ड टैक्स एसेट और लाइबिलिटीज़ को क्या डिस्काउंट करना चाहिए, क्या प्रेजेंट वैल्यू लेनी चाहिए, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि एक एसेट और लाइबिलिटी 5 साल बाद 10 साल बाद जाकर सेटल या रियलाइज हो रहा होगा, तो फिर हमें क्या उसकी प्रेजेंट वैल्यू लेनी चाहिए। द आंसर इज़ नो, डेफर्ड टैक्स एसेट एंड लाइबिलिटीज शैल नॉट बी डिस्काउंटेड। वाई नॉट? क्योंकि हम जो कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस ले रहे होते हैं वो ईयर एंड की वैल्यू ले रहे होते हैं, एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड की वैल्यू ले रहे होते हैं। उसकी बेस पर जो टेम्परेरी डिफरेंस आता है वो ईयर एंड का होता है, उसकी बेस, उस टेम्परेरी डिफरेंस की बेस पर जो डेफर्ड टैक्स एसेट और लाइबिलिटी कैलकुलेट होता है वो ऑलरेडी ईयर एंड पर कैलकुलेट हुआ होता है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम फ्यूचर वैल्यूज़ की बेस पर कैलकुलेशन ही नहीं कर रहे कि हमें प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़े। हम ऑलरेडी कैरिंग अमाउंट भी वो ले रहे हैं जो ईयर एंड पर है, हम टैक्स बेस भी वो ले रहे हैं जो ईयर एंड पर है, तो हमें ऑलरेडी जो वैल्यू मिल रही है वो ईयर एंड की वैल्यू मिल रही है। सो वी डू नॉट नीड टू डिस्काउंट इट फर्दर। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज़ की रिकग्निशन। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज़ को IAS 12 में डिफाइन किया गया है कि आर द अमाउंट्स ऑफ इनकम टैक्स पेबल इन फ्यूचर पीरियड्स इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस। कि टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस की वजह से जो हमें फ्यूचर में टैक्स पे करना पड़ेगा उसे डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी कहते हैं। रिकग्निशन की रिक्वायरमेंट ये है कि डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी शैल बी रिकग्नाइज फॉर ऑल टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस एक्सेप्ट to the extent that the deferred tax liability arises from the initial recognition of goodwill। तो गुडविल के ऊपर जब इनिशियल रिकग्निशन से अराइज हो रही होती है तो उसके ऊपर हम कोई जो है डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी रिकॉर्ड नहीं करते। उसकी वजह ये है कि बिजनेस कम्बिनेशन में गुडविल जो है वो एक बैलेंसिंग फिगर है, और अगर बिजनेस कम्बिनेशन में कोई डेफर्ड टैक्स राइज हो रहा होता है तो वो गुडविल की वैल्यू को चेंज कर रहा होता है। अब इट सेल्फ गुडविल की वैल्यू पर अगर हम कैलकुलेशन कर लेंगे तो वो गुडविल की वैल्यू मुसलसल चेंज होती रहेगी, और एक ये जो है ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो इस वजह से इनिशियल रिकग्निशन ऑफ गुडविल पर जो डेप्रिसिएशन डेफर्ड टैक्सेशन है वो चार्ज नहीं की जाती। सेकंड है इनिशियल रिकग्निशन ऑफ एन एसेट और लायबिलिटी इन अ ट्रांजेक्शन दैट इज नॉट अ बिजनेस कम्बिनेशन एंड एट द टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन अफेक्ट्स नीदर अकाउंटिंग प्रॉफिट नॉर टैक्सेबल प्रॉफिट। अब ये काफ़ी सिंपल सी बात को काफ़ी मुश्किल करके किया गया है। इन शॉर्ट, ऐसा टेम्परेरी डिफरेंस जो इन फैक्ट नेचर वाइज परमानेंट डिफरेंस हो तो उसको आपने इग्नोर कर देना है, उस पर आपने डेफर्ड टैक्स नहीं कैलकुलेट करना। अब स्टैंडर्ड ने बजाय इसके कि टेम्परेरी डिफरेंस और परमानेंट डिफरेंस को जो है डिफ़ाइन कर दिया जाता, उन्होंने सिर्फ टेम्परेरी डिफरेंस को डिफ़ाइन किया, परमानेंट डिफरेंस को डिफ़ाइन नहीं किया, और उसकी जगह ये एक एक्सेप्शन दे दी कि इस तरह का जो डिफरेंस आएगा उस पर आपने नहीं लेना। अब इस तरह डिफ़ाइन करने की भी बहरहाल एक लॉजिक ये है, बेसिक लेवल पे तो ये ज़रा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेकिन एडवांस लेवल पर इसकी लॉजिक ये है कि बिजनेस कम्बिनेशन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आपको
बज़ाहिर ऐसे इम्पैक्ट्स जो अभी इम्पैक्ट नहीं आएगा एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कि बज़ाहिर वो परमानेंट डिफरेंस लग रहा होगा, लेकिन उस पर आपको डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट करना होता है क्योंकि अल्टीमेटली उसका इम्पैक्ट आना होता है। तो बेसिक लेवल पर आप इसकी अंडरस्टैंडिंग सिंपली ले सकते हैं कि इट इज़ अ परमानेंट डिफरेंस। अब इसकी एक एग्जांपल भी डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि खास तौर पर ये जो बी पॉइंट है ये थोड़ा सा जब पढ़ते हुए मुश्किल लगता है तो लगता है कि यही सिर्फ पॉइंट है जो समझ में आना चाहिए, आल्दो के इस आइटम पर कभी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया। An entity intends to use an asset which cost rupees 1000 throughout its useful life of 5 years and then dispose of it for a residual value of nil. Tax rate is 40%. Depreciation of asset is not deductible. For tax purposes, on disposal, any capital gain or loss would not be taxable or deductible. अब आपका एक ऐसा एसेट है जिसपे टैक्स अथॉरिटीज़ ने कभी भी आपको डिडक्शन अलाउ नहीं करनी, ना जब आपने ख़रीदा तब अलाउ करेंगे, ना बाद में यूजेज के साथ करेंगे, ना डिस्पोजल के टाइम पर करेंगे। तो आप तो उस एसेट की डेप्रिसिएशन IFRS के मुताबिक रिकग्नाइज कर रहे हैं, लेकिन टैक्स अथॉरिटीज़ उसकी जो कॉस्ट को डिडक्शन के तौर पे ना पास्ट में उन्होंने माना है, ना प्रेजेंट में मान रहे हैं, ना फ्यूचर में मानेंगे। तो आप एक चीज़ को एक्सपेंस बना रहे हैं, टैक्स वाले उसे कभी एक्सपेंस नहीं बनाएंगे। तो ये टेम्परेरी डिफरेंस नहीं है, ये परमानेंट डिफरेंस है। टेम्परेरी डिफरेंस तो ये होता है कि हमने पहले ज़्यादा एक्सपेंस बना लिया, टैक्स वालों ने कम बना लिया, बाद में हम कम बना रहे हैं, वो ज़्यादा बना रहे हैं, और वाइस वर्सा। या हम एक पीरियड में एक्सपेंस बना रहे हैं, वो किसी और पीरियड में एक्सपेंस बना रहे हैं। तो एक टेम्परेरी डिफरेंस है कि अल्टीमेटली तो हमारा एक्सपेंस बराबर हो जाना है। लेकिन अगर एक चीज़ को हम एक्सपेंस बना रहे हैं और वो कभी एक्सपेंस नहीं बनाएंगे तो ये टेम्परेरी डिफरेंस नहीं है, ये तो परमानेंट डिफरेंस है कि हम एक चीज़ को टैक्स की कैलकुलेशन अपने अकाउंटिंग प्रॉफिट की कैलकुलेशन में शामिल कर रहे हैं और वो टैक्स की कैलकुलेशन में कभी भी इनकॉर्पोरेट नहीं होने। अब एक्चुअली एंटिटी जो है इस एसेट के ऊपर टैक्स पे कर रही होगी। एज एंटिटी रिकवर्स द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट द एंटिटी विल अर्न टैक्सेबल इनकम, जो कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एसेट की कैरिंग अमाउंट जितनी तो होगी। तो 1000 की टैक्सेबल इनकम राइज होगी, उस पर 400 का टैक्स 40% के हिसाब से पे भी होगा। लेकिन इस पर डेफर टैक्स लायबिलिटी रिकग्नाइज नहीं करेंगे 400 की, क्योंकि ये इनिशियल रिकग्निशन ऑफ एसेट इससे रिलेट कर रहे हैं। और अल्टीमेट जो अंडरस्टैंडिंग की नेचर है वो ये है, क्योंकि ये डिफरेंस इन फैक्ट परमानेंट नेचर का, ये टेम्परेरी नेचर का नहीं है कि हम आज जो एक्सपेंस बना रहे हैं वो टैक्स वाले बाद में बना लेंगे, वो कभी भी नहीं बनाएंगे। तो ये डिफरेंस हमेशा सस्टेन करेगा, तो हमें जो उस पर टैक्स पे करना है वो करना है, वो हमें वापस नहीं मिलेगा। रिकग्निशन ऑफ डेफर टैक्स एसेट्स। डेफर टैक्स एसेट 3 सिनेरियो में राइज होता है। तो डेफर टैक्स एसेट्स आर अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स रिकवरेबल इन फ्यूचर पीरियड इन रिस्पेक्ट ऑफ डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस, जिसकी हमने पहले डेफिनेशन पढ़ी। कैरी फॉरवर्ड ऑफ अनयूज्ड टैक्स लॉसेस, हमें अगर किसी पीरियड में टैक्स लॉसेज होते हैं और वो उस पीरियड के प्रॉफिट के अगेंस्ट हम एडजस्ट नहीं करते, वो फ्यूचर में हम एडजस्ट कर सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। तो फ्यूचर के अंदर वो लॉसेज एडजस्ट करके हमारी इनकम टैक्स लाइबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी या समटाइम्स इवन ज़ीरो भी हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि अगर हमारे पास ऐसे लॉसेज हैं जो फ्यूचर के पीरियड में हम अपनी टैक्सेबल इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हैं, तो उसकी वजह से हमारी टैक्स लाइबिलिटी रिड्यूस होगी और ये हमारे लिए एक डेफर्ड टैक्स एसेट है, क्योंकि ये हमें हमारे लिए बेनिफिट है। सिमिलरली कैरी फॉरवर्ड ऑफ अनयूज टैक्स क्रेडिट, टैक्स क्रेडिट्स बेसिकली हमारी जो टैक्स पेबल की अमाउंट होती है उसको रिड्यूस करते हैं। तो समटाइम्स हमारे पास कुछ ऐसे अनयूज टैक्स क्रेडिट्स होते हैं जो करंट ईयर में मुकम्मल एडजस्ट नहीं हो पाते और टैक्स लॉ अलाउ करता है कि आप इसे नेक्स्ट ईयर में एडजस्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ईयर में जब हम उसे अपनी टैक्स पेबल के अगेंस्ट एडजस्ट करेंगे तो हमें कम टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये भी फ्यूचर में कम टैक्स पे करना पड़ेगा, तो फ्यूचर में हमारे लिए एक बेनिफिट है। तो ये भी डेफर टैक्स इस एसेट इसकी वजह से राइज होगा। तो डेफर टैक्स एसेट बेसिकली इन 3 वजह से राइज हो रहा है। अब रिकग्निशन की बात करते हैं। अ डेफर टैक्स एसेट शैल बी रिकग्नाइज्ड फॉर ऑल deductible temporary difference to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary difference can be utilized. Now this line is important. Similarly अगर आप नोट करेंगे तो ये लाइन डेफर टैक्स लाइबिलिटी की रिकग्निशन में नहीं थी। प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट है, लाइबिलिटी जो है वो अंडरस्टेट नहीं होनी चाहिए और एसेट ओवरस्टेट नहीं होना चाहिए। तो इसलिए एसेट के ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन लगाई कि एसेट आप उतना ही रिकग्नाइज कर सकते हैं जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं
कि जो आपके टेम्परेरी डिफरेंस हैं, डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस, वो फ्यूचर में आपको वाकई यूटिलाइज आप उन्हें कर सकते हैं, वाकई उनकी वजह से टैक्स सेविंग राइज हो सकती है। अब अगर एक एंटिटी के पास अनयूज टैक्स लॉसेज हैं और एक्सपेक्ट वो 5 साल तक उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, लेकिन अगले 5 साल में टैक्सेबल प्रॉफिट आने का ही चांस नहीं है, तो उन अनयूज टैक्स लॉसेज की वजह से उन्हें कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। तो इसका मतलब है कि वो एडजस्ट ही नहीं कर पाएंगे, तो उसके अगेंस्ट कोई बेनिफिट भी नहीं ले सकेंगे, तो फिर उसका एसेट भी रिकग्नाइज नहीं करना चाहिए। तो इसी तरह अगर आपके पास डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस हैं और आप उनको जो है उसकी बेस पे डेफर्ड टैक्स एसेट रिकग्नाइज कर लेते हैं, लेकिन फ्यूचर में इतने टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस ही राइज नहीं होने जिनके अगेंस्ट उनको डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस को एडजस्ट करके हम बेनिफिट ले सकें, तो फिर अल्टीमेटली हमें वो एसेट रियलाइज तो नहीं होगा। तो स्टैंडर्ड ने यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि आप रिकग्नाइज ही उतना कर सकते हैं जितना प्रोबेबल हो कि आप यूटिलाइज कर सकेंगे और वाकई बेनिफिट ले सकेंगे। और इस पॉइंट की वजह से ही डेफर्ड टैक्स एसेट के ऊपर IAS 36 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट अप्लाई नहीं होता, क्योंकि जब आप रिकग्नाइज ही इतना करते हैं जितना रिकवर हो सकता है, तो फिर आपको उसकी इम्पेयरमेंट फर्दर करने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसमें एक जो है एक्सेप्शन है, ये बिल्कुल सेम इनिशियल रिकग्निशन ऑफ एन एसेट और लायबिलिटी इन अ ट्रांजेक्शन दैट इज नॉट अ बिजनेस कम्बिनेशन एंड एट द टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन अफेक्ट्स नीदर अकाउंटिंग प्रॉफिट नॉट टैक्सेबल प्रॉफिट और टैक्स लॉस। तो जस्ट लाइक प्रीवियस इशू, ये इन द नेचर ऑफ परमानेंट डिफरेंस है। एग्जाम्पल देखते हैं। नॉन टैक्सेबल गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू एसेट विल बी रिकग्नाइज्ड एज इनकम इन द प्रॉफिट और लॉस IAS 20 के मुताबिक, बट इज नॉट टैक्सेबल ऑन इनिशियल रिकग्निशन एंड सब्सिक्वेंटली एज वेल। तो आपको गवर्नमेंट ने ग्रांट दिया और वो एग्जाम्प्ट है, जिस पीरियड में आपको ग्रांट रिसीव हुई उस पीरियड में भी उस पर टैक्स नहीं लगना। बाद में जब आप उसे ओवर द पीरियड ग्रांट रिलेटेड टू एसेट है, तो ओवर द डेप्रिशिएबल लाइफ ऑफ एसेट आप उसको जो है इनकम बना रहे हैं, तो तब भी गवर्नमेंट उस पर टैक्स नहीं लगा रही होगी। तो नेचर वाइज अगर आप देखें तो ये डिफरेंस टेम्परेरी नहीं है, ये डिफरेंस परमानेंट है। आप ग्रांट को इनकम बना रहे हैं, गवर्नमेंट ने उस ग्रांट को ना पास्ट में इनकम बनाया है ना वो फ्यूचर में इनकम बनाएंगे, तो डिफरेंस जो है वो बाय वेरी डेफिनेशन तो टेम्परेरी डिफरेंस है कि कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस में फ़र्क आ रहा है। लेकिन अगर आप इसको नेचर वाइज देखें तो ये डिफरेंस टेम्परेरी नेचर का नहीं है, ये डिफरेंस परमानेंट नेचर का है, और इस वजह से इसके ऊपर डेफर्ड टैक्स एसेट रिकग्नाइज नहीं किया जाएगा। रीअसेसमेंट ऑफ अनरिकग्नाइज्ड डेफर्ड टैक्स एसेट। तो हमने अभी ये डिस्कस किया था कि अनरिकग्नाइज्ड डेफर्ड टैक्स एसेट की अगर बात करें तो आप वो डेफर्ड टैक्स एसेट रिकग्नाइज नहीं कर सकते जिसके अगेंस्ट आप ये समझते हो कि फ्यूचर में इतने टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस नहीं होंगे या टैक्सेबल प्रॉफिट्स नहीं होंगे जिनके अगेंस्ट आप उसको एडजस्ट करके बेनिफिट ले सकें, अपने एसेट को रिकवर कर सकें। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि प्रोबेबल नहीं होता कि फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऐसे राइज होंगे, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस होंगे या टैक्सेबल प्रॉफिट्स होंगे जिनको एडजस्ट करके हम डेफर्ड टैक्स एसेट को रिकवर कर सकें, और इसलिए हम अपना डेफर्ड टैक्स एसेट रिकग्नाइज नहीं कर रहे होते। तो 1 साल तो चले ऐसा हो गया, फिर नेक्स्ट में आप क्या करेंगे, एट द एंड ऑफ ईच रिपोर्टिंग पीरियड आप रीअसेस करेंगे अपने अनरिकग्नाइज डेफर्ड टैक्स एसेट्स को, कि जो डेफर्ड टैक्स एसेट थे लेकिन आपने उन्हें इस वजह से रिकग्नाइज नहीं किया था क्योंकि उनके अगेंस्ट फ्यूचर टैक्सेबल प्रॉफिट्स नहीं है या फ्यूचर इनफ टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस नहीं है। और अगर आप समझते हैं कि कंडीशंस चेंज हो गई हैं और अब फ्यूचर टैक्सेबल प्रॉफिट्स अवेलेबल होंगे और टैक्स का जो ये एसेट है ये रिकवर हो सकता है, तो आप इसको रिकग्नाइज कर सकते हैं। सो एन एंटिटी recognizes the previously unrecognized deferred tax asset to the extent that it has become probable। पहले प्रोबेबल नहीं था, अब प्रोबेबल हो गया है, तो आप उसको रिकग्नाइज कर सकते हैं। अब ऐसा क्यों हो सकता है, बाजू का ट्रेडिंग कंडीशंस इंप्रूव हो जाती हैं, तो आपको लगता है पहले लग रहा था कि टैक्सेबल प्रॉफिट्स नहीं होंगे, अब लग रहा है कि टैक्सेबल प्रॉफिट्स होंगे, और एंटिटी को लगता है कि वो जनरेट कर लेंगे सफिशिएंट टैक्सेबल प्रॉफिट्स। एग्जाम्पल भी एक इसकी डिस्कस कर लेते हैं। Fatima Limited disclosed in its financial statements for the year ended December 31, 2018 that it has available tax losses of rupees 60 million. The company losses are available for only 5 years, यानी 5 years तक एडजस्ट कर लिया तो ठीक, 5 years के बाद एडजस्ट करना अलाउड नहीं होगा। तो 5 years के अंदर अंदर अगर आपके पास जो है कोई इनकम अवेलेबल है उसके अगेंस्ट एडजस्ट करने के लिए टैक्सेबल प्रॉफिट की, तो फिर तो आपको बेनिफिट हो जाएगा, वरना नहीं होगा। कंपनी एक्सपेक्ट दैट इट इज़ अनलाइकली
to utilize all the losses and therefore does not recognize the deferred tax asset. Tax rate is 35% for the year and will remain same for future period. तो क्योंकि ये प्रोबेबल नहीं था कि आपको बेनिफिट होगा इसका, तो आपने उसको रिकग्नाइज नहीं किया. बट व्हाट इफ इन नेक्स्ट ईयर 2018 के बाद 2019 में सिचुएशन चेंज हो जाए. In 2019, the company restructures its business and expects that this restructuring will result in future taxable profit up to ₹50 million. पूरे 60 मिलियन नहीं, उनमें से 50 मिलियन तक नेक्स्ट 5 ईयर्स में अब आप कहते हैं कि जो प्रॉफिट अवेलेबल हो जाएंगे. कंपनी therefore shall recognize at December 31, 2019 नेक्स्ट ईयर में a deferred tax asset for the available tax losses to the extent future taxable profit will be available. यानी 60 मिलियन पे नहीं, 50 मिलियन का 35%, दैट वुड बी 17.5 मिलियन. तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि आप जो रीअसेसमेंट ऑफ अनरेकग्नाइज्ड डेफर्ड टैक्स एसेट कर रहे हैं IAS 8 की टर्म्स में से देखें तो ये चेंज इन एस्टिमेट के तौर पर हो रहा है, ये चेंज इन पॉलिसी के तौर पर नहीं हो रहा, ना ही इसे एरर समझा जा रहा है. तो आप जब सिचुएशंस चेंज होती हैं तो नेक्स्ट ईयर में आप उसकी रीअसेसमेंट करके एसेट को रिकग्नाइज कर सकते हैं. इसी तरह हो सकता है आपने पहले एक एसेट रिकग्नाइज किया हो और हालात बाद में चेंज हो जाएं और अब ये हो कि जी वो रिकवरी नहीं होगी, तो आप उस एसेट को जो है ख़त्म कर देंगे, डी रिकग्नाइज कर देंगे. तो इसे चेंज इन एस्टिमेट के तौर पे कवर करना है. अगर पिछले साल में अमाउंट कम या ज़्यादा थी तो उसको प्रीवियस ईयर में जाकर चेंज नहीं करना, जो भी इम्पैक्ट है वो करंट ईयर में जिसमें चेंज आया है उसके अंदर उस इम्पैक्ट को शो कर देना है. दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव अ गुड डे.